नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम सप्तमा पाठा का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने षष्ठा पाठा का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर लिया था। आज के एपिसोड में हम सप्तमा पाठा, जिसका शीर्षक है ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, इस संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज देख सकते हैं इसका जो शीर्षक है ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, यानी कि क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है, इसका ये अर्थ हो गया। तो हम इस शीर्षक को आज पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस अध्याय के बारे में दिया गया है, पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानयाः कथायाः संपादितः अंशो अयं पाठः। यानी कि प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र नामक नीति ग्रंथ के अंतिम तंत्र से संकलित है। अस्याम कथायां व्यवहारं विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। यानी कि जिसमें व्यवहारिकता के अभाव में कोरे ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है। उक्तंच यानी कि नीतिकार का मानना है, नीतिकार कहते हैं कि शास्त्राण्य अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान् अत्रोपदेशो लभ्यते यत् व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणामः भवति। व्यवहारं विना तु पांडित्यं व्यर्थं भारभूतं च। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ यह है कि नीतिकार का मानना है कि जीवन की सफलता के लिए व्यक्ति में लौकिक व्यवहार का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति में परिपक्वता व्यवहार से ही आती है, ना कि शुष्क ज्ञान से आती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि क्रिया अथवा व्यवहार से ही व्यक्ति के आचरण का पता चलता है। शुष्क ज्ञान मात्र से व्यक्ति के चाल चरण का पता चलता है, रहन सहन का पता चलता है। ये हो गया, इसको हम जान लिए। इसके बाद अब यहाँ एक श्लोक दिया गया है और इस पाठ की यहाँ शुरुआत हो जाता है, इस पाठ की प्रारंभ हो जाती है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। देखिए ये श्लोक से जो है यहाँ पे इस पाठ का प्रारंभ होता है। तो इसका जो है सुंदर अर्थ हो गया वरम, यानी कि श्रेष्ठ। वरम का अर्थ होता है यहाँ पे श्रेष्ठ है, कि बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान से श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धिर्न वरम, वरम माने श्रेष्ठ। बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि विद्या से बुद्धि उत्तम मानी जाती है। विद्या की अपेक्षा जो है बुद्धि यानी चतुराई उत्तम मानी जाती है। जिस प्रकार बुद्धिहीन होने के कारण अपनी विद्या के बल पर मरा हुआ सिंह को जीवित करने वाले उसी सिंह द्वारा मार डाले गए। यानी कि कहने का इसमें तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति में होने वाले परिणाम की सूझबूझ होती है, जबकि विद्वान में इसका सर्वथा अभाव होता है। जो विद्वान होते हैं उसमें हमेशा ही बुद्धि की कमी होती है। विद्वान भले ही हो जाए, उसमें अगर बुद्धि ना हो तो वो कोई काम के नहीं। अगर आप मूर्ख होते हुए भी बुद्धिमान है तो आप श्रेष्ठ हैं। यानी कि इस श्लोक में कहने का कुल मिला के बात यही दिया गया है इसमें। अब चलिए इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म तेषां त्रयः शास्त्र प्रांगतः परंतु बुद्धि रहिता। यानी किसी एक नगर में जो है चार युवक आपस में मित्रता के भाव से रहते थे, जिसमें से 3 जो है शास्त्र में निपुण थे, शास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, परंतु उसके पास बुद्धि नहीं थी। बुद्धि रहित थे वे, उसके पास बुद्धि नहीं थी, भले उसके पास ज्ञान बहुत था। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र पारंगमुखम। यानी कि एक था उसमें से 4 में से 3 तो ज्ञानी थे, बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों में निपुण थे, लेकिन एक जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, परंतु वह मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं था। यानी कि एक मूर्ख होते हुए भी विद्वान था, मूर्ख होते हुए भी वो बुद्धिमान था। अथ तय कदाचिन् मित्रैर्मन्त्रितं को गुणो विद्याया येन देशांतरं गत्वा भूपतीन् परितोष्य अर्थोपार्जना न क्रियते। इसके बाद उनके द्वारा कभी विचारा गया कि विद्या का क्या महत्व है, यदि जिसके द्वारा दूसरे देश जाकर राजा को प्रसन्न करके धन का उपार्जन नहीं किया जाता है। तत्पूर्व देशम गच्छामः तथा अनुतिष्ठते किंचिन मार्गम गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः पराः अहो
अस्माकम् एकश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमानः। इसलिए पूर्व देश को जाते हैं यानी पूर्व दिशा की ओर जो देश है वहाँ हम लोग चलते हैं। ऐसा कहते हुए कुछ दूर जाने पर उनमें से बड़े ने कहा, अरे हम में से एक चौथा मूर्ख है किंतु बुद्धिमान है। यानी उन चारों में से कोई एक मूर्ख है और जो कि बुद्धिमान है। न च राजप्रतिग्रहो बुद्धया लभ्यते विद्याम बिना विद्या के बुद्धि से राजा से धन आदि नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तन्नास्मे स्वपार्जितं दास्यामः तद्गच्छतु गृहम्। इसलिए अपने द्वारा अर्जित धन को उसको नहीं देंगे, वह घर लौट जाए। ऐसा कह रहे हैं, वह घर लौट जाए। ततो द्वितीयेनम् अभिहितं भोष बुद्धेः गच्छ त्वं स्वगृहं यतस्ते विद्या नास्ति। अब इसमें कह रहे हैं जो दूसरा थे, तब दूसरे ने कहा, अरे सुबुद्धे तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम में यानी तुझ में विद्वता नहीं है, तुम्हारे पास विद्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वो कह रहे हैं दूसरा। ततस्तृतीय नाभीतम, तब जो है तृतीय ने कहा, अहो अरे न युज्यते एवं कर्तुम। तीसरे युवक ने कहा, अरे ऐसा करना उचित नहीं है। यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्य एकत्र क्रीडता तदा गच्छतु महानुभावो अस्मद् उपार्जित वित्तस्य समभागी भविष्यतीति उक्तञ्च। यानी कि इसमें कह रहे हैं इसलिए कि हम लोग बचपन से ही एक साथ खेलते कूदते रहे हैं, अतएव वह हम सबों से अर्जित धन का समान रूप से हकदार होगा। और कहा भी गया है उक्तंच, कहा भी गया है। यानी कि यहाँ तृतीय यानी कि तीसरा कहता है कि तीसरा जो है वो कहता है कि अरे ऐसा करना उचित नहीं है। यानी कि दूसरा ने कहा कि तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, सिर्फ बुद्धि से जो है कोई भी राजा से तुम कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम घर लौट जाओ। तब तीसरा कहता है कि अरे ऐसा करना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग जो है बचपन से साथ में खेलते कूदते रहे हैं, अतः हम सबों को जो है हम सबों ने मिलकर के जो भी धन इकट्ठा करेंगे उसमें से इसका भी हकदार होगा, ये भी होगा उसका हकदार। हम लोग बचपन से ही साथ में रहे हैं, तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि यह अपना है वह उसका है पराया है, ऐसी गणना करने वाले क्षुद्र विचार के होते हैं, नीच विचार के कहे जाते हैं। उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम यानी कि श्रेष्ठ यानी उत्तम विचार वाले उदार चरित्र वाले व्यक्ति का संपूर्ण संसार ही परिवार के समान होता है। तो ऐसा वो तृतीय कह रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं ये भी हम लोग के साथ में चलेगा, हम लोगों का धन ये भी लेगा, उसका हकदार ये भी होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे है तदा गच्छतु एसो अपि इति, यह भी साथ चले। तथा अनुतिष्ठते तेह मार्गाश्रितेरटव्यां कतिचिद अस्थिनि दृष्टानि ततश्चैकेनाभिहितम् अहो। यानी कि यह भी साथ चले, ऐसा कहते हैं, यह भी साथ चले। तीसरा कहते हैं कि यह भी साथ चले। तब इस प्रकार जाते हुए उनके द्वारा वन मार्ग में कोई हड्डियां देखी गई, और तब एक ने कहा अरे ततश्चैकेनाभिहितम्, तब एक ने कहा अहो अरे अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, यानी आज विद्या की परीक्षा करते हैं, हम लोग अपनी विद्या का सफल परीक्षा करते हैं। कतिचिद एतानि मृतसत्व अस्या अस्थिनि तिष्ठन्ति, ये सब किसी जीव की हड्डियां हैं, ये किसी मरे हुए जीव की हड्डियां हैं। तद्विद्या प्रभावेण जीवन सहितानि कुर्मः, यानी कि उस विद्या ज्ञान के प्रभाव से जीवन युक्त अर्थात सजीव करते हैं, इसमें हम प्राण देते हैं, हम अपनी विद्या के प्रभाव से। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं अस्थि यानी हड्डी को इकट्ठा करता हूँ। ततश्च तेनोत्सुक्यात् अस्थि संचय कृतः, और तब उनके द्वारा
पूर्ण उत्सुकता से हड्डियों को एकत्र किया गया। द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, और दूसरे के द्वारा, एक ने तो सारे हड्डियां को इकट्ठा कर दिया, तब जो है दूसरे युवक जो था, दूसरे युवक द्वारा चमड़ा, मांस तथा खून से युक्त किया गया। उसमें चमड़ा डाला गया, मांस डाला गया और खून डाला गया अपने उसकी विद्या के द्वारा। तृतीयो अपि या जीवनम संचारयति तावत सुबुद्धिना वारितः, यानी कि तृतीय यानी कि तीसरा जो था, तीसरा युवक भी अब उसमें प्राण का संचार करना चाहता है कि तभी जो है सुबुद्धि नामक जो मूर्ख जो है उसे रोकते हुए कहता है, भव तिष्ठन्तु भवान, यानी कि अरे रुको आप, ऐसा सिंहो निष्पाद्यते, यानी कि वो जो मूर्ख होते हैं वो रोकते हैं, बुद्धिमान होते हैं जिसे ज्ञान नहीं है वो रोकते हैं, मूर्ख रोकते हुए कहते हैं कि अरे आप रुक जाएं, यह एक सिंह बन जाता है, यद्येनम सजीवम करिष्यसि ततः सर्वाणपि व्यापादयिष्यति इति तेनाभिहितं सः आह। वो मूर्ख कह रहे हैं कि यह जो है एक शेर बन जाता है, सिंह बन जाता है, कि इसका दृश्य मतलब शरीर का आकार से ये दृश्य जो देख रहा है कि चमड़ा इसमें डाल दिया गया, मांस और खून उसमें डाल दिया गया है, सिर्फ अभी जीवित नहीं किया गया, तो वो सिंह बन चुका है। जैसे ही मूर्ख फिर कहता है कि जैसे ही इसको हम सजीव यानी कि सब प्राण करेंगे, इसमें प्राण जैसे ही डालेंगे, इसको सजीव करेंगे, जैसे ही इसको सजीव बनाएंगे हम, वैसे ही सबको खा जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह बोला कि धिक मूर्ख, वो जो तीसरा था वो बोला धिंग मूर्ख, यानी कि धिंग मूर्ख कहने का अर्थ हुआ कि रे मूर्ख, हटो मूर्ख, उसको ऐसा कह के जो है उसका बात को हटा देता है, टाल देता है। न हम विद्याया विफलताम करोमि, मेरी विद्या को तुम विफल मत करो, मैं अपनी विद्या का अपमान नहीं करता हूँ। ठीक है, वो ऐसा कहने लगे। ततस्तेना अभिहितम, तब उसने कहा, तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम यावदहम वृक्षम आरोहामि, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि तब तो रुक जाओ। वो प्राण उसमें डालने लगे, तब वो मूर्ख जो है वो कहते हैं कि तब तो तुम रुक जाओ, तो जब तक मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ तब तक कुछ देर तक प्रतीक्षा करो, ऐसा वो कह रहे हैं। तथा अनुतिष्ठते यावत् सजीवः कृत अस्थावत्ते त्रियो अपि सिंहेनुत्थाय व्यापादितः, और जब वह मूर्ख पेड़ पर चढ़ता है तब ऐसा करते हुए जैसे ही सिंह को जीवित किया कि सिंह उठकर तीनों को खा जाता है, तीनों को बारी से मार करके खा जाता है। सच पुनर्वृक्षाद अवर्त्य गृहम गतः अतः उच्यते, यानी कि जब वो तीनों को खा जाता है और वह सुबुद्धि जो बुद्धिमान थे, मूर्ख बुद्धिमान जो थे, वो फिर पेड़ से उतरकर घर चला गया, इसलिए कहा गया है अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है। अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानामिव क्रिया दुर्भाग भरण प्रायो ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, यानी कि इसका कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि जिस प्रकार कुरूपों को अलंकारों यानी आभूषणों से सुसज्जित करना हाथियों के स्नान की भांति होता है, उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने वश में नहीं होते, उनका ज्ञान लौकिक व्यवहार के अभाव में भार स्वरूप अर्थात प्राणघातक होता है, प्राणघातक होता है। यानी कि इसलिए तो ये जो चैप्टर दिया गया है ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, यानी कि क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। इस श्लोक का एक बार हम और अर्थ बता देते हैं आप लोगों को कि जिस प्रकार कुरूपों को, जिसका यानी कि सूरत अच्छा नहीं है, यानी कि वो देखने में अच्छे नहीं, सुंदर नहीं है, जिस प्रकार कुरूपों को अलंकारों से यानी कि आभूषणों से सुसज्जित करना हाथियों के स्नान की भांति होता है, उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने वश में नहीं होता, उनका ज्ञान लौकिक व्यवहार के अभाव में भार स्वरूप होता है, प्राणघातक होता है। तो ये हो गया। इस प्रकार यहाँ सप्तमा पाठा का संपूर्ण हिंदी अनुवाद मैंने करवा दिया है ज्ञानम भारा क्रियाम बिना का, और आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसका हिंदी अनुवाद। और मिलते हैं हम इसका अगले एपिसोड में, इस ज्ञानम भारा क्रियाम बिना
इस संपूर्ण पाठ का प्रश्नोत्तरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम संस्कृत से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।